अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, मैं हूं आपकी राइटर पकीज़ा खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज अपने नावल द ब्लैक रोज़ का एपिसोड 5 अपलोड करने जा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट वाले एपिसोड नहीं पढ़े तो प्लीज़ पहले इन्हें रीड आउट करें ताकि कहानी की समझ आ सके आपको। बाकी कहानी कैसी है अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। रात के करीब 9 बज रहे थे, लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स खुश था और अभी घर का इरादा नहीं रखता था कि अचानक रोहान के फ़ोन से एक आवाज़ उभरी। जानम कॉलिंग का लफ्ज़ स्क्रीन पर रंग बिखेरे सबको खामोश रहने का इशारा कर गया। चेहरे के तासुर वैसे ही रहे और फ़ोन को मेज़ से उठा लिया गया। वो खुश लग रहा था। अपनी खुशी इसे सबसे पहले इस इंसान को ही बतानी थी, लेकिन माहौल को एक नज़र देख इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये लफ्ज़ इसे मशकूक अफराद की लिस्ट में शामिल कर गए हैं और वो दोस्ती के पहले ही दिन ये सब नहीं चाहता था। फ़ोन को स्पीकर पर डाल वो इन सबको जैसे यकीन दिला रहा था कि दूसरी जानब एक मर्द है और इसकी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं। 1 मिनट में घर के लिए निकलो। सलामती क्या, हेलो का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। आखिर ये शख्स जानम के नाम से सेव था, कुछ तो इज्जत रख लेता। जी, रोहान मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर फैलाए बोला। दूसरी तरफ बगैर कुछ सुने फ़ोन बंद कर दिया गया। यकीनन वो जानता था कि अब रोहान घर चला जाएगा। हाँ, अरे यार कमाल है ना। मैं समझता था एक मैं ही हूँ जिसकी इज्जत अफजाई होती है, लेकिन अब कोई गम नहीं है मुझे। राजा किसी चीज़ को बख्शने वाला नहीं। अरे नहीं भाई, बड़े भाई ऐसे ही होते हैं। और वो क्या कहता जब इज्जत का जनाजा निकल चुका था। कोई बात नहीं बच्चे, घर वालों को फिक्र होती है और वक्त काफ़ी हो गया है बातों में। तुम शाबाश, अब घर जाओ। जलाल चाचा ने इसकी हालत देखते कहा। मॉर्गन तो कहीं दूर ख्यालात की वादियों में निकल गई थी। इसके बड़े भाई भी इसके लिए फिक्रमंद रहते थे। कौन जानता है कि कोई कितना साथ देगा। वो अब इसकी फ़िक्र के लिए मौजूद नहीं है। यादें ही यादें हैं। तुम भी ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। रोहान जाने को उठ खड़ा हुआ। मॉर्गन ने एक नज़र उठा कर देखा। ठीक है, खुदावंद हिफाजत करे तुम्हारी। वो अपने अजीज़ लोगों को ही ये अल्फाज कहा करती थी। रोहान तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। जी, हाथ सीने पर रखे, सर को खम दिए इन सबको खैरबाद कहता वो दरवाजे की जानब बढ़ा। बाहर निकल कर एक बार फिर रेस्टोरेंट को देखा और हंसते हुए गाड़ी की जानब रुख किया। वो खुद को खुश नसीब समझ रहा था, लेकिन क्या ऐसा था? मॉर्गन अब वहाँ मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोल कमरे में घुस गई। राजा जलाल मियाँ के साथ किचन की जानब बढ़ गया। अंदर आते ही इसने एक किताब उठाई और नीले सोफे पर बैठे इसके वर्क उल्टाने लगी। चंद सफ़ात को उल्टाने के बाद एक जगह हाथ रोका और पढ़ना शुरू कर दिया। दिल उदास हो गया था। मुर्दा लोग एक बार फिर हावी हो रहे थे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ड्राइविंग सीट पर वसीम अहमद पुरसुकून और साथ वाली सीट पर रोहान आंखों को मूंदे गुनगुनाने की मानत कुछ गा रहा था। यार बात सुन। अचानक याद आने पर इसने पूरी आंखों को खोल वसीम पर जमाया। मेरे यहाँ होने की खबर रूस कैसे पहुंची? वो तफशीशी लहजा लिए पूछ रहा था। सिर्फ तुझे पता था कि मैं यहाँ हूँ? रूस का तो मालूम नहीं, लेकिन आयमा की कॉल आई थी और अब मैं कम से कम झूठ नहीं बोल सकता था। वो साफ कोई से बोला। रोहान किलस कर रह गया। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कितने सच्चे हो। सच में जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? वो भी बात ना आया। खैर, कल आप आयमा को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहे हैं ना? मुझे कुछ बंदों को देखने जाना है। भाई की कॉल आई थी कुछ देर पहले। वो सादा नर्म लहजे में कल का शेड्यूल बता गए। 1 मिनट, मैं कल कहीं नहीं जा रहा। शामू से कहो ले जाए, वो खत्मी लहजे में बोला। और भाई से कौन कहेगा ये सब? सवाल आया। मेरा बहादुर साथी। रोहान वसीम के कंधे पर हाथ फैलाता मासूम शक्ल से इसे देखने लगा। अरे यार, शक्ल परे करो अपनी। हर बार तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो हार ही तो गया था इसके आगे। रोहान दिल खोलकर हंसा। इसकी शक्ल इसका बेहतरीन हथियार है। सच कह रहा हूँ, कमर दर्द से जान जा रही है। बस तुम सब के लिए उठ खड़ा होता हूँ, वो एहसान करता बोला। हम सब नहीं, इस एक के लिए। इशारा मॉर्गन की तरफ था। खैर, तुम क्या कह रहे थे इससे? और ऐसा क्या कहा तुमने कि वो हंस हंस कर पागल हो रही थी? वो क्या होता है, बहन है अब से तुम्हारी। अदब से जिक्र किया करो जाहिर इंसान। रोहान ने इसे टोका। बहन? हा, मतलब जनाब को इनकार हुआ है, क्योंकि कल तक वो लड़की हमारी भाभी थी और आज बहन। वाह मियाँ वाह। रोहान ने कोई संजीदा रद्द-ए-अमल ना दिया, मानो वो इस दोस्ती के ताल्लुक से भी राजी हो। हाँ बहन,
इसे वक्त लगेगा मुझे समझने में और मैं ये वक्त देना चाहता हूँ ताकि वो खुद को तैयार कर सके एक अच्छे ताल्लुक के लिए। यही बेहतर है। वो सामने शीशे से बाहर देखता वसीम से ज़्यादा खुद को समझा रहा था। आपा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजा दरवाजे को ज़रा खोलते पूछ रहा था। हाँ, मगर मेरा सर खाना है तो वहीं रहो, मॉर्गन स्पार्ट लहजा लिए बोली। अरे नहीं ना यार, कहते वो अंदर दाखिल हुआ। मैं तो बस ये कहने आया था कि रात काफ़ी हो गई है, क्या आज आप नहीं यहीं रुकेंगे? अभी बहुत रात बाकी है, किताब पर से नज़र हटाए बगैर बोली। सच था, इसके लिए रात अभी बहुत लंबी थी और शायद खौफनाक भी। नहीं, मैं घर जाना है, मैं बस निकलती हूँ। वो खुद को संभालते उठी, अपना कोट उठाया और बाएं हाथ पर लटका कर बाहर निकल आई। आप यार, ये मतलब नहीं था मेरा, आप रुक सकती हैं, राजा ने आवाज़ बुलंद की। मुझे पता है, मेरा भाई मुझे निकाल नहीं रहा, फिक्र मत करो। अब आप लोग भी घर चलो, काफ़ी देर हो गई मेरी वजह से। वो मुड़े बगैर हाथ हिलाती वहाँ से बाहर निकल गई। राजा अब रेस्टोरेंट को लॉक कर रहा था, अब इन्हें भी घर जाना था। मॉर्गन घर पहुंची तो घड़ी रात के 1 बजा रही थी। अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद ढीले डाले कपड़ों में वापस आई। रुख अब किचन की तरफ था। वो कॉफ़ी बनाना चाहती थी, लेकिन न जाने हाथ किचन की शेल्फ के नीचे बने रैक पर रख लिया। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद इसे खोला और एक कांच की बोतल जो आधी खाली थी, जैसे इसके अंदर के माया को पहले भी इस्तेमाल किया गया हो। वो उठी और अब कांच का एक सादा गिलास लेती अपने कमरे में जाकर वहां पड़े मेज पर गिलास और बोतल रखी। वो कुर्सी खींच इस पर बैठ गई। कमरे की हर शय खामोश तमाशाई बनी कार्रवाई देखती रही। सब आंखों में नमी तैरने लगी थी, जिसे वो अगले ही लम्हे रगड़ कर साफ कर गई। शर की आवाज़ अतराफ में फैली और वो गिलास को भरकर अपने हलक में उंडेल गई। 2 बार यही अमल दोहराया और अब बेड पर आ बैठी। मंजर धुंधलाने लगा था। सामने एक अधेड़ उम्र मर्द मुस्कुराता कुछ कह रहा था। बाबा, आप, ये आप है ना? वो रुक रुक कर बोली। मैं आपको ही याद कर रही थी, मुझे बताना है कुछ, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी। मैंने आपका ख्वाब पूरा कर दिया, मैं अब और मेहनत करूँगी, बहुत ज़्यादा। वो बगैर रुके बोलती रही। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आपको ठीक से याद नहीं। मैंने कहा था बहुत कुछ करना है, अभी तक सिर्फ एक स्टेज क्लियर की आपने, अब अगले असल काम शुरू होगा। याद रखें मेरी जान, मैं जानता हूँ कि सारे मुल्क को ठीक नहीं कर सकती आप, लेकिन अपने इलाके और अपने साथियों को सिखाया जा सकता है। हम में से हर शख्स अगर अपने हिस्से का काम अच्छे से करे तो मुल्क में कोई बुराई नहीं रहेगी। और आपको यही करना है, किसी से ना डरना, जैसे पहले नहीं डरती थी। वो टिकटिकी बांधे इन्हें सुन रही थी। मैं जानता था आप कर सकती हैं। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और खुद का भी। मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा ज़रूर करें कि दुनिया में याद रखे जाएं। आप मेरी बेटी हैं और मेरी आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बाबा, मैं हर उम्मीद पर पूरा उतरूंगी, बस आप वापस आ जाएं प्लीज़ बाबा, प्लीज़। मैं बहुत याद करती हूँ बाबा, मुझे कोई नहीं नज़र आता, किससे दिल का हाल कहूँ, कोई नहीं है बाबा यहाँ मेरा, प्लीज़ बाबा। वो रोंदी आवाज़ में इल्तिजा करती कब सोई इसे खबर ही न हुई। ये इस माया की वजह से हुआ, वरना नींद इसे इस शख्स से बात करने से रोक नहीं सकती थी। वो इस शख्स के लिए अपनी सारी उम्र की नींद का सौदा भी कर सकती थी। वो शख्स इसके लिए दुनिया था। कमरे की हर शय तरतीब से पड़ी थी, जैसे इस जगह का मालिक सलीका शार हो। लैंप की मदम रोशनी इसके हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। रात अपनी तारीखियों को लम्हा ब लम्हा बढ़ा रही थी और वो गहरी नींद की वादियों में उतर चुकी थी। वो सच कहती थी, इसके लिए रात लंबी ही होती थी। माजी इंसान को मजबूर कर देता है, बेबस करता है। जैसे वो थी, वो चाह कर भी इन सब से निकल नहीं सकती थी। यही इसकी किस्मत था। माजी से निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई हमसफ़र मिल जाए जो तुम्हारे पास हो, तुम्हें सुने, समझे और हाल को इतना खुशगवार खूबसूरत बना दे कि तुम माजी को कुछ हद तक फरामोश करने में कामयाब हो जाओ। लेकिन मॉर्गन के पास ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। वो हर चीज़ खुद तक रखे हुए थी। वो अपने लोगों और रिश्तों को अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकती थी। वो रो नहीं सकती थी। इतनी सी उम्र में वो क्या कुछ बर्दाश्त कर रही थी, कोई नहीं जानता था।
ایک نظر اگر تم اس نیم روشنی میں پڑے وجود کو دیکھ لو تو تمہیں ترس ضرور آئے گا اور تم جان لو گے کہ مسکراہٹیں ہمیشہ سچی نہیں ہوتی، ہر خوبصورت شخص خوش قسمت نہیں ہوتا۔ زندگی بہت مشکل ہوتی ہے اپنوں کو کھونے کے بعد، جب تم تنہا رہ جاتے ہو۔ وہ یوں ہی پڑے پڑے سو رہی تھی، اس کا موبائل کچن کی شیلف پر پڑا تھا۔ راجا نے اسے نصیحت کی تھی کہ وہ گھر پہنچ کر ان کو خبر کرے، لیکن وہ شاید بھول گئی تھی۔ راجا نے 2-1 بار کال کی لیکن پھر وہ بھی فون بند کر لیٹ گیا۔ وہ ان سب باتوں کا عادی تھا۔ روحان اپنے شاہی کمرے کے شاہی بیڈ پر سو رہا تھا۔ قریب 5 بجے اس کے فون پر الارم کی گھنٹی نے سارے کی خاموشی کو توڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور خود آنکھوں کو ملتا بستر سے اترا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ابھی میں ایپیسوڈ زیادہ لمبے نہیں کر رہی، 100 سبسکرائبر ہونے کے بعد 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ کیا کروں گی۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ سے ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں یار۔ خدا حافظ۔